हेलो एवरीवन, आप सभी को आप ही के इस यूट्यूब चैनल ट्रांसपेरेंट रिसर्च पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का पहला चैप्टर, जो कि क्लास 9 का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर संख्या पद्धति जो चैप्टर है पर्सनल वाले जितना भी एक्सरसाइज है, सब एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को क्या क्या जानना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर उस सब चीज़ को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक बने रहिए वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे हम लोग संख्या पद्धति, यानी चैप्टर नंबर 1 जो संख्या पद्धति है उसमें जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो संख्या है, संख्या यानी कि नंबर। ठीक है, ये नंबर क्या होता है। ठीक है, नंबर के बेसिक चीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आखिर किसे कहेंगे, तो देखिए प्राकृतिक संख्या उसे बोलेंगे जिसको n से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है, n से। n क्या है, n यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या आखिर किसे कहेंगे, तो अगर बोलचाल की भाषा में अगर बोलेंगे तो प्राकृतिक संख्या उसे बोलेंगे जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे बस हो, ट्रेन हो, ठीक है, जो भी चीज़, चाहे आदमी हो, इंसान हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का जो काउंट किया जाता है, ठीक है, कोई भी चीज़, उसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जिसको किससे सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। और प्राकृतिक संख्या कितना शुरू होता है, तो बोलेंगे 1 से। 1 2 3 ऐसे करके 4 ऐसे करके बढ़ते हुए जाता है। कहाँ तक जाता है, अनंत तक, इन्फिनिटी तक बढ़ते हुए जाता है। ठीक है, जो कि संख्या कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो उसी तरह संख्या बढ़ते हुए जाता है, उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे सूचित किया जाता है, उसको W से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या पढ़े थे, उसको नेचुरल नंबर, जबकि पूर्ण संख्या क्या बोलेंगे, होल नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या भी इसमें भी होता है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 इसमें भी बढ़ता है, कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, संख्या बढ़ते जाता है। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, मतलब प्राकृतिक पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या से कौन अलग करता है, तो उसको बोलेंगे 0। ठीक है, तो प्राकृतिक ये जो पूर्ण संख्या सबसे छोटी संख्या अगर बोलेंगे, पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वो क्या होगा, 0। और प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या बोलेंगे तो 1। लेकिन ये जो 0 है, 0 ही क्या करता है, पूर्ण संख्या से प्राकृतिक संख्या को अलग करता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को, ये जो नंबर है, ये नंबर बहुत ही वैल्यूएबल है, यानी कि बहुत ही महत्व मूल्यवान है ये जो 0। ठीक है, अगर 0 नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर 9 तक ही क्या गिनती पढ़ पाते, 10 तक नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो 0 बहुत ही मूल्यवान संख्या है। ठीक है, इसको जानना है। तो पूर्ण संख्या में क्या, 0 0 1 2 3 4 करके बढ़ेगा, और प्राकृतिक संख्या में क्या 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद जानेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या है, तो पूर्णांक संख्या उसे बोलेंगे, ठीक है, पूर्णांक संख्या इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर नंबर। ठीक है, और देखिए इंटीजर नंबर में इसको Z से सूचित किया जाता है। ठीक है, Z से या फिर I से। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर। अब देखिए जो इंटीजर नंबर है, अगर बोलेंगे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इंटीजर नंबर, बीच में क्या मिडिल पॉइंट में क्या लेंगे, 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 लिए, और 0 की इधर राइट साइड तरफ क्या लेंगे, 1 2 3, इधर ये भी बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और इधर लेंगे -1 -2 -3, भी इधर कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, इधर प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब संख्या बढ़ते हुए जाएगा उधर, चाहे जितना हो, और इधर घटते हुए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए 1 से जो शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, तो मतलब 1 से जो शुरू होता है उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जिसे n से सूचित किया जाता है। तो यहाँ से यहाँ जितना हो गया, 1 से इधर वाला सब किसको बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। और उसके बाद 0 से जो शुरू होता है पूर्ण संख्या, तो जो 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या, इसको यहाँ से आएगा 0 से पूर्ण संख्या, यानी कि जो पूर्णांक संख्या है इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या भी आ रहा है और पूर्ण संख्या भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए इससे आगे क्या है, जिस संख्या क्या है, देखिए यह कुछ नहीं, मतलब क्या, प्लस छिपा हुआ है, किसी भी संख्या में प्लस छिपा रहता है। ठीक है, और इस संख्या क्या है, क्या माइनस 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 है, तो जिस संख्या का प्लस रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक, उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। और जिस संख्या का माइनस रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, उसको क्या बोलेंगे,
ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर तो हो गया कि ये 0 से इधर वाला सब धनात्मक पूर्णांक हो गया और 0 से इधर वाला सब ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। अब अगर बोलेंगे कि जो 0 है, 0 क्या है, आखिर 0 को क्या 0 को हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं या फिर 0 को ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए 0 कैसे संख्या है, 0 के आगे हम लोग प्लस माइनस नहीं लगा सकते, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 0 के आगे हम लोग प्लस माइनस नहीं लगा सकते हैं। तो 0 क्या है, 0 भी एक संख्या है। क्या संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। लेकिन उसके आगे हम लोग प्लस माइनस नहीं लगा सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको न्यूट्रल यानी कि उदासीन इसको माना जाता है। किसको, 0 को, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आई है पूर्णांक संख्या। अब देखिए, अब एक बात यहाँ पर है कि ये जो 0 1 2 3 4 5 इधर करके बढ़ते जा रहा है और इधर घटते आ रहा है। तो इसमें एक तो चीज देखना है कि ये जो, अब देखिए 0 1 है और 1 2 है। अब 1 2 के बीच में अगर हम लोग 1 और 2 के बीच में अगर बोलेंगे या फिर 0 और 1 के बीच में अगर बोलेंगे कि इसके बीच में भी क्या संख्या हो सकता है, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन संख्या अगर हो सकता है, लेकिन ये जो दशमलव में आएगा ना, जैसे 2 और 3 के बीच में 2.2 आ रहा है, तो यहाँ पर जो दशमलव में आएगा ना, तो दशमलव वाला सबको क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या नहीं बोल सकते। क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दशमलव में पूर्णांक संख्या नहीं होता है, जो होगा एकदम पूरी संख्या रहेगा, ठीक है। उसी को बोलेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है। ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं। क्या देखेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, अब देखिए परिमेय संख्या किससे डिनोट करते हैं, किससे सूचित करते हैं, इसको क्यू से सूचित किया जाता है। अब देखिए ये जो क्यू है, क्यू क्या बोलेंगे, इसको रेशनल नंबर बोला जाता है। परिमेय संख्या क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर तो इसको बोला जाता है। तो इसको परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, तो इसका परिभाषा आप लोग शायद इससे पिछले वाला क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे 7 8 9, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या बोलेंगे, इसको परिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिसे P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सकता है। जिसको जैसे कि P क्या है, P अंश है और Q क्या है, Q हर है, अंश बटा हर। और हर अंश किसको बोलेंगे, न्यूमिनेटर को बोलेंगे, और हर किसको बोलेंगे, डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो वैसे संख्या को परिमेय संख्या बोला जाता है जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या, P और Q, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, जो कि पूर्णांक संख्या के बारे में अभी हम लोग पढ़े, जस्ट पहले पढ़े, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या किसे बोलेंगे, जो 0 में भी रहेगा, जिस संख्या का प्लस रहेगा, जिस संख्या का माइनस रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। जो कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आएगा इसी के अंदर, और पूर्ण संख्या भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। तो इसके लिए क्या बोले, जिसे P बटे Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q क्या है, नीचे वाला Q है, किसी भी कोई भी संख्या हो, ठीक है। परिमेय संख्या अगर एग्जाम्पल लेते हैं, परिमेय संख्या, तो क्या बोलेंगे, 2/3 -5/11 11/10, ठीक है। इस तरह का अगर लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं ले सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 11/0 नहीं लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या के नीचे 0 हम लोग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए उसको हम लोग लाइन लिख सकते हैं चाहे। और उसके बाद जो भी संख्या है सबको बोल सकते हैं, जो कि आएगा क्या आएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं उसके बाद अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, तो अपरिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिससे हम लोग जिसे P बटा Q के रूप में लिखे, और P और Q क्या पूर्णांक बोल सकते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा अगर उदाहरण देखा जाएगा अपरिमेय संख्या का, तो इसका पाई लिया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पाई, या फिर हो गया √2, या फिर हो गया √3, या फिर हो गया √5, ठीक है। इस तरह रूट का जो वैल्यू होता है, जैसे कि √2 का वैल्यू होता है 1.4142, ठीक है। इस तरह से रूट का वैल्यू होता है, √3 का होता है 1.732, इस तरह बढ़ते हो जाता है संख्या सब, ठीक है। जो कि दशमलव में होता है। और पाई का तो आप लोगों को पता है 22/7, जो कि 22/7 एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, आसपास होता है, इसीलिए 22/7 लिखा जाता है। लेकिन इसका अगर दशमलव में देखा जाए 3.14 ऐसे करके कुछ होता है, तो जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, और जो दशमलव बढ़ते जाता है उसी को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या भी क्लियर हो गई, जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जो अंश बटा हर में होता है, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या बोलेंगे, यानी कि रेशनल नंबर। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पाई है, ठीक है। और उसके बाद क्या, √2 √3 √5, इस तरह से जितना भी रूट का वैल्यू है, जो कि जिसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, उसका वैल्यू सब बढ़ता जाता है, नंबर सब, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या मतलब क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए अब लास्ट में क्या है, इससे नीचे जस्ट
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और जो वास्तविक संख्या है इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, मतलब सूचित किया जाता है आर से। तो अब वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या उसको बोलेंगे जैसे कि इधर ऊपर से जितना संख्या पढ़ के है, ठीक है, सबको वास्तविक संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है, यानी कि रियल नंबर। चलिए अब उसके आगे 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 भी जानेंगे अभाज्य संख्या। फिर अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो अभाज्य संख्या उसे बोलेंगे जो एक से विभाज्य और संयम से, यानी कि इसका क्या होना चाहिए? जो एक से विभाज्य और संयम से, यानी कि जैसे कि इसके अगर पहला एग्जांपल लेंगे तो दो क्या है? दो का फैक्टर क्या है? जो एक से भी जाएगा, ठीक है, एक से भी भाग जाएगा और संयम से, यानी 2 से जाएगा, उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। उसके बाद लेते हैं 3 क्या से जाएगा? ये भी एक से जाएगा और संयम से जाएगा। जो एक से और संयम से जाएगा उसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? 2 है, 3 है, ठीक है, इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो 2 है, 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो अगर बोलेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। और यहीं पर अगर बोलेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या है जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो? तो यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और ये सम संख्या भी है। ये एक ही ऐसा सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। और इसके बाद जितना भी संख्या आएगा बाकी सारा सब विषम संख्या आ जाएगा, एक तो विषम संख्या नहीं मिलेगा। तो 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी हो सकता है, अभाज्य संख्या। चलिए उसके बाद जानेंगे हम लोग भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या किसे बोलेंगे? तो भाज्य संख्या भी उसी तरह हो जाएगा कि एक से जाएगा और संयम से जाएगा और इससे अतिरिक्त संख्या और इससे अतिरिक्त, ठीक है, जो एक से भाग जाएगा उसके बाद संयम से जाएगा और अतिरिक्त संख्या। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, क्या लेंगे? 4, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या लेंगे? 4 क्या है? एक से भी जाएगा, स्वयं से भी जाएगा और इससे अतिरिक्त किससे जाएगा? 4 से जाएगा, ठीक है। एक से तो जा ही रहा है, स्वयं से बोलेंगे तो 4 से जा रहा है और इससे अतिरिक्त 2 से जा रहा है। तो ये जो 4 है, 4 क्या से? एक से भी जा रहा है, ठीक है, 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है। तो जो स्वयं से भी जाएगा, ठीक है, एक से भी जाएगा, स्वयं से भी जाएगा और उससे अतिरिक्त संख्या से भी जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को भाज्य संख्या समझ में आएगी होगा, ठीक है। तो चलिए अब इससे आगे समझते हैं। आगे क्या है अभी? सहभाज्य संख्या, देखिए। अब ये सहभाज्य संख्या क्या है? ठीक है, सहभाज्य संख्या उसी को बोलेंगे जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब HCF, यानी कि इसका मात्रा सामर्थ्य कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लेंगे, जैसे कि ये 5 लेते हैं, 5 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 1 लिखेंगे, उसके बाद 7, 5 और 7 का अगर लेते हैं, 5 और 7 का, तो 5 गुना 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 7 गुना 1, तो इसका HCF कितना हो रहा है? इसका HCF 1 हो रहा है, ठीक है। तो उसी को जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है उसी को क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जाएंगे शांत, ठीक है। शांत आखिर किसे बोलेंगे? तो शांत उसी को बोलेंगे, ठीक है, शांत उसी को बोलेंगे जैसे कि इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/2, ठीक है। अब ये जो 1/2 है, मतलब ये क्या है? अंश बटा हर के रूप में है। तो हर से अंश को क्या करते हैं? डिवाइड होता है हर एक ये में। तो 2 से जब 1 को भाग देंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0.5, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा? 0.5, जो कि पूरी भाग जाएगा, ठीक है। 2 से जब देंगे 1 को तो 0.5 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो 0 पूरी भाग जाता है उसी को क्या बोला जाता है? शांत, यानी कि ये पूरी भाग गया, उसी को बोला जाता है शांत, ठीक है। तो और उसके बाद क्या है? अनवसानी आवर्ती, ठीक है। अनवसानी आवर्ती या फिर इसको दूसरा नाम में क्या बोला जाता है? अशांत आवर्ती, ठीक है। क्या बोला जाता है? अनवसानी आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती। तो इसका एग्जांपल अगर लेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 1/3, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? 1/3। और जब 3 से जब 1 को डिवाइड देंगे, भाग देंगे 3 से 1 को, तो इसका क्या आ जाएगा? दशमलव यहाँ लगाएंगे, 10 से 3 तरीके 9, 10 से 9 जाएगा 1, फिर 0 आएगा, 3 तरीके 9। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0.3333 ऐसे करके बढ़ते जाएगा, ठीक है। जो कि यही नंबर तो 3 रिपीट होते जाएगा। तो उसी को क्या बोला जाता है? अनवसानी आवर्ती। जो संख्या रिपीट होता है उसी को बोला जाता है अनवसानी आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती, ठीक है। तो इससे आगे अभी जाएंगे, इससे आगे क्या है? अनवसानी अनावर्ती या फिर अशांत अनावर्ती। अब देखिए, अनवसानी अनावर्ती या फिर अशांत अनावर्ती इसको बोलेंगे जैसे कि
पाई के वैल्यू क्या होता है 3.14, ठीक है। इसी तरह बढ़ते हुए जाता है कुछ भी संख्या हो, चाहे दशमलव के बाद 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। इस तरह से जो संख्या सब बढ़ते जाता है 2 3 5 8 4 ऐसे करके जो संख्या सब मतलब बढ़ते जाता है, कभी खत्म नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती। ये जो अनवसानी अनावर्ती है, ठीक है, इस किसको बोलेंगे जिसका वैल्यू सब बढ़ते हुए जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग बोल नहीं सकते कि इससे आगे आने वाला नंबर तो क्या होगा, ठीक है। जो बढ़ते जाता है उसको क्या बोलेंगे अशांत अनावर्ती या फिर अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे कि कुछ फॉर्मूला है जो कि जिससे ये जो प्रश्न वाले जितना भी क्वेश्चन है इससे आगे वाला एक्सरसाइज में वो सब बनेगा। तो कुछ देखते हैं ये क्या है। देखिए पहला वाला यहाँ पर फॉर्मूला है कि एक घात में p और एक घात में q, ठीक है। तो एक घात में p और एक घात में q होने से इसका इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है एक घात में p प्लस q होता है। अगर किसी संख्या का, ठीक है, अगर कोई भी संख्या या फिर कोई भी ये है, ठीक है, अगर a है तो इसका घात में अगर p और q अलग अलग रहेगा तो क्या हो जाता है जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लेंगे कि a की जगह अगर मान लेते हैं 2 लेते हैं, ठीक है, और p की जगह भी 2 लेते हैं, और यहाँ पर डॉट यहाँ पर a की जगह 2 लेते हैं और q की जगह अगर 3 लेते हैं, तो अगर बेस यानी कि ये दोनों अगर सेम रहेगा तो यहाँ पर बराबर लिख सकते हैं। ये दोनों सेम रहेगा तो a लिखेंगे, तो इसी तरह 2 सेम रहेगा तो 2 लिखेंगे, और जबकि ऊपर वाला सब क्या है प्लस हो जाता है तो 2 + 3 यहाँ पर 2 + 3 हो जाएगा। तो जब 2 + 3 हो जाता है तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जब 5 हो जाएगा क्या 2 का घात 5 है तो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं 5। तो इसके घात में 5 है 1 2 3 4 5। तो जब इसको गुना करेंगे 2 दूगुने 4 4 दूगुने 8 8 दूगुने 16 16 दूगुने 32, तो इसका आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। तो इसी तरह आप देखते हैं सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है। इसमें एक घात में p है और उसका घात में q है, तो बराबर क्या आ जाता है एक घात में p × q, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ पर a है a का मान लेते हैं, a में अगर 2 लेते हैं, इसके घात में अगर 2 लेते हैं, एक घात में 2 का घात में 2, और q की जगह अगर 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है मल्टीप्लाई गुना हो जाता है। तो 2 का यहाँ पर घात में क्या आ जाएगा 2 × 3 2 × 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, इसके घात में 6। तो जब 2 का घात में 6 है तो इसको गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो इसके घात में 6 है तो 6 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 लिख लिए, ठीक है, क्योंकि इस सबको ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा। इसके घात में 1 1 है तो 2 दूगुने 4 4 दूगुने 8 8 दूगुने 16 16 दूगुने 32 32 दूगुने 64, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका एक घात में p है और एक घात में q है, तो इसका क्या आ जाता है ये जब ऊपर में p होता है ना, ऊपर वाला नीचे के साथ क्या जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लेंगे a में अगर 2 लेते हैं, इसके घात में अगर क्या लेते हैं मान लेते हैं 5 लेते हैं, और यहाँ पर नीचे a में 2 लेते हैं और इसके घात में q में अगर 2 लेते हैं, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा। देखिए एक घात में जो p रहता है p से q माइनस हो जाता है, मतलब ऊपर से नीचे माइनस हो जाता है, तो ऊपर में 5 है तो 2 का घात में अगर 5 है नीचे वाला 2 है तो 5 - 2 से कितना होगा 5 - 2 से 3 हो जाएगा, 5 से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब 2 का घात में 3 तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूगुने 4 4 दूगुने कितना आ जाएगा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। तो इस तरह से इसका बनेगा। आप देखते हैं लास्ट वाला ये क्या है, ए के घात में p है b के घात में p है, तो a b बराबर क्या हो जाएगा p हो जाएगा। अगर ऊपर वाला सब सेम रहेगा, देखिए a में अगर मान लेते हैं 2 और p में मान लेते हैं 2 और b यानी कि ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी हम लोग को डिफरेंट लेना पड़ेगा, 3 लेते हैं b की जगह, और इसके घात में अगर p सेम है तो यहाँ पर भी 2 लेंगे। तो अगर ये दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है, और ऊपर में घात वाला सब सेम रहेगा तो क्या हो जाता है ये दोनों एक हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, अरे दोनों घात क्या हो जाएगा 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जब 6 के घात में यहाँ पर स्क्वायर है तो 6 गुना 6, तो 6 गुना 6 क्या आ जाता है 36। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन ये वाला फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। तो इस टाइप के हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है जो कि हम लोग कंप्लीट करा दिए हैं। अभी जो पढ़े हुए लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ठीक है, शांत अशांत, ठीक है, वो सब जितना ही पढ़े वो सब हम लोगों के चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं समझ में नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसको कोशिश करेंगे समझाने के लिए, ठीक है, या फिर दूसरा नेक्स्ट वीडियो इसका लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।